हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स, यानी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। सैम्पलिंग को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इन प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन कौन से और पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से टाइप्स आते हैं, और इन दोनों यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच डिफरेंस क्या है, सारी ही चीज़ों को आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ों को समझेंगे। सैम्पलिंग और उसके टाइप से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट में, और एक पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड। तो ये दो जो टॉपिक हैं आपके, एक तो टाइप्स ऑफ रिसर्च और एक टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये 2 मेजर टॉपिक हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और इसकी PDF भी मैं वहीं पर आप लोगों को शेयर कर दूंगी। आप लोग वहाँ से जाकर इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक से सेल्फ नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सैम्पल या सैम्पलिंग को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन का क्या मतलब है रिसर्च में। मान लीजिए अगर आपको कोई रिसर्च करनी है, आप जब भी कोई रिसर्च करते हो उसके लिए आप एक एरिया डिसाइड करते हो, अपना टॉपिक डिसाइड करते हो। तो सपोज़ कि आपका टॉपिक है, आपको स्टडी करनी है कॉलेज स्टूडेंट्स पर, उनकी फूड हैबिट्स आप जानना चाहते हो कि वो लोग जंक फूड ज़्यादा प्रीफर करते हैं या फिर हेल्दी फूड्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ये आपका टॉपिक है, यानी आपको कॉलेज स्टूडेंट्स पर स्टडी करनी है। तो इंडिया के जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सारे ही कॉलेज स्टूडेंट्स से अपना डेटा कलेक्ट कर सको, उन सब पर ही स्टडी कर सको? दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना होता है, एक छोटा ग्रुप लेना होता है कॉलेज स्टूडेंट्स का, जिन पर आपको स्टडी करनी है, उनका एक छोटा ग्रुप लेना होता है, जिसको हम कहते हैं सैम्पल। वो होता है आपका सैम्पल, उसी से आप एक्चुअली में अपना डेटा कलेक्ट करते हो। और वो क्या होता है, जो भी आप उससे डेटा कलेक्ट करोगे सैम्पल से, और उसका जो भी रिजल्ट फिर आएगा, तो उस सैम्पल पर स्टडी करने के बाद जो भी रिजल्ट होता है उसको आप जनरलाइज कर देते हो पूरी पॉपुलेशन पर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सैम्पल होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का। अब पॉपुलेशन से सैंपल तक आने की जो ये प्रक्रिया है, यानी पॉपुलेशन से सैंपल का चुना जाना, ये ऐसे ही तो नहीं होता है कि आपने सोच लिया कि मुझे इस कॉलेज से या फिर इस कॉलेज से डेटा कलेक्ट करना है। एक तरीका होता है, बिकॉज हमने पढ़ा था रिसर्च एक लॉजिकल और साइंटिफिक एक्टिविटी है, साइंटिफिक प्रोसेस है, लॉजिकल प्रोसेस है। तो जो पॉपुलेशन से सैंपल को चूज करने का जो प्रोसेस होता है वो भी साइंटिफिक होता है, और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन से सैंपल को चुनना, यही हमारा क्या कहलाता है, सैम्पलिंग। ये क्या कहलाता है हमारा, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मीन्स selecting a group called a sample of a population that you will actually collect data from in your research। यानी अपनी रिसर्च में आप एक्चुअली में जिन लोगों से डेटा कलेक्ट करते हो उनको हम कहते हैं सैंपल। ये एक छोटा ग्रुप होता है जिसको आप चुनते हो बड़ी पॉपुलेशन से, बड़ी पॉपुलेशन से छोटे ग्रुप को आप चुनते हो जिसको कहा जाता है सैंपल, और उन्हीं से आप एक्चुअली में अपना डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो पॉपुलेशन से सैंपल का चुना जाना ही कहलाता है सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रिसर्चिंग द ओपिनियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन योर यूनिवर्सिटी, आपको अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की ओपिनियंस के बारे में रिसर्च करनी है, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटी के सारे ही स्टूडेंट्स से तो आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करते हो, 100 स्टूडेंट्स चुन लेते हो कि मुझे 100 स्टूडेंट्स चुनने हैं, उन पर अपनी रिसर्च करनी है, और उसी को फिर आप पूरे स्टूडेंट्स पर, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन पर आप अप्लाई कर दोगे। बिकॉज हमारा सैंपल क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, तो अब ये जो 100 स्टूडेंट्स आप चुनोगे अपनी स्टडी के लिए, तो इनको चुनने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सिंपली मीनिंग होता है दैट ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सेलेक्शन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक
के हर एक यूनिट के चुने जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और मेनली ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, इतना आप याद रखना कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है। तो प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है उसका क्या मतलब है, देखो अगर आप सभी लोगों ने लूडो खेली होगी। लूडो में क्या होता है, डाइस। जब आप डाइस को फेंकते हो तो उसमें चांसेस हैं सारे ही नंबर के आने के। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 नंबर होते हैं। 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, यानी हर एक नंबर के आने के चांसेस रहते हैं डाइस में, जब आप डाइस को उछालते हो। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि कोई आपके हाथ में सिक्का है, ठीक है, कोई सिक्का है, उसको अगर मैं कहती हूँ कि इसको अगर आप उछालोगे तो उसमें दोनों ही आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कि दोनों के आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस, सैम्पलिंग का ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉपुलेशन की हर एक यूनिट के चुने जाने के चांसेस होते हैं, बराबर चांसेस होते हैं, कोई भी चुना जा सकता है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, यानी इक्वल चांस। इतना याद रखना है आपको, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ये है इसका कीवर्ड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन हैज एन अनइक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर क्या है, अनइक्वल चांस, ये है आपका कीवर्ड। यहाँ पर सबको इक्वल चांस नहीं होता, ठीक है। सिलेक्शन इज नॉट रैंडम इन सच सैम्पलिंग। रैंडमली हम किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। यहाँ पर हम रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कॉलेज स्टूडेंट्स पर स्टडी करनी है, तो इंडिया के सारे ही कॉलेज स्टूडेंट्स पर तो आप स्टडी नहीं कर सकते। आप क्या करोगे कि आपके जो जहाँ पर आप रहते हो, मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हो, तो आप राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं उनको चूज़ करोगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जो एरिया आपके पास में है या जिन लोगों से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो उनको चुनोगे अपने रिसर्च के लिए एज अ सैम्पल। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में बाकी स्टूडेंट्स देखो कैंसिल हो गए, बाकी कॉलेजेस कैंसिल हो गए। आपने किनको चुना, जो आपके नज़दीक थे, आपके जो करीब थे, जिनसे आप आसानी से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो सबको इक्वल चांस नहीं मिले, इसीलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अनइक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जिसको भी हम चुनते हैं सबके इक्वल चांस होते हैं। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। तो ये हुआ इन दोनों के बीच डिफरेंस। अब हम इनकी कुछ क्वालिटीज़ या मेन डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के बीच मेन डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि सबके चुने जाने के इक्वल चांस होते हैं जितने भी पॉपुलेशन में लोग होते हैं, ठीक है। सभी के पॉपुलेशन है आपकी, उसमें जितने भी लोगों को आप चुनोगे सबको चुनने के चांसेस रहेंगे। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, नॉट इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर सबके चुने जाने के इक्वल चांस नहीं होते, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया। सेकेंड थिंग इज बायस फ्री। जब सबके चुने जाने के इक्वल चांस होंगे तो ये बायस फ्री, यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं होगा, ठीक है, नो बायसनेस इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्योंकि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुन रहे हैं, जिन लोगों से हम अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, जिन तक हमारी पहुंच है, उनको हम अपना सैंपल चुन रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से बायसनेस की पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि बायसनेस हो सकती है। तो ये बायस फ्री हुआ और यहाँ पर बायसनेस हो सकती है। अगला है कि यूज्ड इन क्वांटिटेटिव। इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ हम करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च करते वक्त, ओके। अगला पॉइंट है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके 4 मेन टाइप्स होते हैं: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसको आप कैसे याद रख सकते हो, SSSC, ठीक है। SSC का एग्जाम होता है ना, उस तरीके से आप याद रख सकते हो, SSSC से आप याद रख सकते हो। ये इसका कीवर्ड है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत बार सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, या फिर एक लिस्ट और दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी नहीं है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको जल्दी से आना चाहिए। तो ये क्या हुआ, SSSC, इससे आप याद रख सकते हो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स को, ये चारों टाइप्स को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देयर आर 4 मेन टाइप्स। इसमें 4 मेन टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसको आप जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हो। एक होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, और एक होता है कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, PCSQ,
यानी आप PCS का एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हो, ऐसे आप याद रख सकते हो। हमें बस एग्जाम में चीज़ें याद रखनी है, निमोनिक आप कुछ भी बना सकते हो, हमारा पर्पज़ है कि बस हमें चीज़ें याद रहें। तो आप PCS क्यों करना चाहते हो, ऐसा आप ये निमोनिक बना सकते हो। PCS हुआ नॉन प्रोबेबिलिटी, और SSC का जो एग्ज़ाम होता है ना, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, SSSC होगा हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये हो गए इनमें मेन डिफरेंस प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिटेल में जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उसके जो 4 मेन टाइप्स हैं, उनमें सबसे पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नाम से ही इसके आपको पता चल रहा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी सिंपली रैंडमली सेलेक्ट करना अपने सैंपल को। यहाँ पर भी सबके आने के चांसेस होंगे, सबको इक्वल चांस दिया जाएगा बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईच यूनिट और इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन गेट्स एन इक्वल चांस ऑफ सेलेक्शन इन द सैंपल। वही चीज़ कि यहाँ ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर एक यूनिट को इक्वल चांस दिया जाएगा सिलेक्शन का एज अ सैम्पल। दिस टेक्निक इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पर्सनल बायस। अब जब यहाँ पर सभी को इक्वल चांस दिया जा रहा है सिलेक्शन का, तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं होगा, यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का पर्सनल बायस नहीं होगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड आप सभी को पता होगा। लॉटरी मेथड में क्या होता है कि आप जैसे कि 500 स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपको 50 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 500 स्टूडेंट्स हैं, या फिर मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट हैं, छोटा ले लेते हैं थोड़ा, 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आपको 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो आप क्या करोगे, उन 50 के 50 स्टूडेंट्स को एक एक नंबर दे दोगे और उन सब के नाम की चिट बनाओगे। हर एक स्टूडेंट्स को एक एक नंबर दे दिया और उन सब के नाम की एक चिट बनाई और एक बोल में डाल दी, क्योंकि इसको फिश बॉल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो सबके नाम की एक चिट बनाई, सबको 1 2 3 इस तरीके से सबको एक एक नंबर दे दिया और उसकी चिट बनाकर एक बोल में डाल दिया। उसके बाद क्योंकि आपको 10 लोगों का सैंपल चाहिए, 10 चिट चाहिए, 10 लोग चाहिए, तो उन 50 चिट में से आप कोई भी 10 चिट निकाल लोगे और जो 10 चिट आप निकालोगे वही होगा आपका सैंपल, उन्हीं लोगों से आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे। तो इसीलिए इसको फिश बॉल मेथड कहा जाता है और लॉटरी मेथड भी कहा जाता है। ये होता है तरीका सिंपली रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट करने का। तो ये सबसे इजी मेथड है और बिल्कुल बायस फ्री होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे देखो यहाँ पिक से भी आप देख सकते हो, ये पूरी पॉपुलेशन है, आपने सिंपली एक इनको सेलेक्ट कर दिया, एक इनको आपने नहीं देखा कि मुझे पहला ही सेलेक्ट करना है, फिर मुझे दूसरा, फिर उसके बाद मुझे चौथा सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ आपने रैंडमली एक एक को चुन लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सबके चुनने जाने के या सबके चूज किए जाने के चांसेस रहते हैं। हिंदी में भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो जिनको इंग्लिश में अच्छे से समझ नहीं आता। अगला है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये किसका टाइप है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, इसको भी आप नाम से समझिए। वहाँ पर सिंपली रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे थे अपना सैंपल, हमने वहाँ पर कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया था। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्योंकि नाम इसका बता रहा है ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, तो यहाँ हम सिस्टमैटिकली चुनेंगे अपना सैंपल। चांसेस सभी के रहेंगे चुने जाने के, बट एक सिस्टमैटिक तरीके से हम चूज करेंगे अपना सैंपल। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन। बड़ी पॉपुलेशन से हमें एक छोटा सैंपल सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। जो हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम फिक्स्ड इंटरवल या फिर पीरियोडिक इंटरवल पर इसी तरीके से चुनते जाएंगे। एग्जाम्पल से आप समझिए, सिंपल सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि आपको स्टडी करनी है, यूजीसी नेट के एस्पायरेंट हैं आप लोग, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देकर आए हो, ठीक है, आपका एग्ज़ाम है। अब मुझे स्टडी करनी है आप लोगों के ऊपर, तो मैं किसी भी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़ी हो जाऊंगी और मैं वेट करूंगी आप लोगों के आने का, क्योंकि मुझे आपसे अपना डेटा कलेक्ट करना है। तो मैं क्या सोचूंगी कि मुझे हर चौथे बंदे से, सबसे पहले हर चौथे बंदे से मुझे अपना डेटा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने रैंडमली एक चुन लिया कि मुझे चौथे बंदे से ही, चौथे पर्सन से अपना डेटा कलेक्ट करना है। तो जो 4 होगा वो मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया कि मैं हर एक चौथे पर्सन से अपना डेटा कलेक्ट करूंगी। उसके बाद 4 के बाद चौथा कौन सा होगा, 8वां, ठीक है। 8 के बाद क्या होगा, 16वां, ठीक है। इसी तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से पहले आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस पर्सन से कलेक्ट करना है, उसके बाद 4 के गैप पर
आप अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हो। एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। ऐसे ही और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसमें आपने क्या किया, 1 के बाद 2 को छोड़कर तीसरा सेलेक्ट कर लिया, फिर बाद में 4 को छोड़कर 5वां सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से आप चलते हो। पहला जो है वो आप रैंडमली चूज करते हो और उसके बाद बिल्कुल बराबर गैप पे आप बाकी को चूज कर लेते हो। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को चूज करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इतने के बाद इतना चुनना है, इतने के बाद इतना चुनना है? तो इसके लिए होता है kth आइटम, यानी कि एक फॉर्मूला है kth 1 सेकेंड यहाँ पर लिखते हैं, kth आइटम इज इक्वल टू n, यानी कि पूरी पॉपुलेशन अपॉन सैंपल। यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो लिखोगे आप ऊपर। पॉपुलेशन है आपकी, मान लीजिए 500 की पॉपुलेशन है, तो सबसे ऊपर आप क्या लिख दोगे, 500 की आपकी पॉपुलेशन है। सेलेक्ट कितने करने हैं आपको, 50 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब इसको आप अगर काटोगे तो कितना आएगा, 10, ठीक है। यानी कि आपको हर 10वां बंदा या फिर हर 10वां पर्सन चूज करना है। ऐसे आप 50 लोग चूज कर लोगे। इस तरीके से आप निकालते हो सिस्टमेटिक तरीके से आपको किस तरह से सैम्पलिंग करनी है। जितने भी हैं पॉपुलेशन वो ऊपर लिखिए और जितना जो आपको सैंपल लेना है वो नीचे लिखिए, और उसको जब आप कट करोगे और जो आएगा फिर उतने ही इंटरवल पर आपको पर्सन्स को चूज करना है एज अ सैंपल। तो ये होता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, हर चीज़ को नाम से अगर आप समझोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। स्ट्रेटिफाइड बना है स्ट्रेटा से ये, और स्ट्रेटा का क्या मतलब होता है, ग्रुप। स्ट्रेटा को हम क्या कहते हैं, ग्रुप। आप समझते हैं कि ये क्या होता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इट इज अ सैम्पलिंग प्रोसेस वेयर बाय द हेटेरोजेनस पॉपुलेशन इज सेग्रीगेटेड इनटू वेरियस होमोजेनस ग्रुप्स और स्ट्रेटा, ठीक है, एंड अ सैंपल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कब होता है, देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारी होमोजेनस पॉपुलेशन थी। एक चीज़ और याद रखनी है, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी आपकी वो होमोजेनस थी। उसमें से आपने चुन लिया कि ये मतलब रैंडमली आपने चूज कर लिया, तो वो होमोजेनस थी। बट अगर आपकी पॉपुलेशन में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, उसके साथ साथ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उसमें आप अगर रैंडमली सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर बायसनेस के चांस हो सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि ये जो रैंडम सैम्पलिंग होता है या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का बायस नहीं होता। तो मान लीजिए जैसे कि आपका एक सैंपल है, पॉपुलेशन है आपकी जिसमें 50 हैं बॉयज़, 50 हैं गर्ल्स और 50 हैं छोटे बच्चे, चाइल्ड। अब अगर आप रैंडमली इनकी चिट डाल दोगे, सिंपली अगर आप इनको सेलेक्ट करोगे, सैंपल को रैंडमली इनकी चिट डाल दोगे सबके नाम की, उसके बाद आप चूज़ करोगे, तो हो सकता है कि इसमें से सिर्फ 10 चुने जाएं और इससे 30 चुन लिए जाएं और इससे जो है और ज़्यादा चुन लिए जाएं, 20 चुन लिए जाएं। तो ये कोई इक्वल रेशो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सन बाद में देखेगा कि कितना सैंपल आपने कलेक्ट किया, कितने बच्चे थे, कितने वुमेन थे, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, तो उसको लगेगा कि शायद मेल की जो क्वांटिटी है वो फीमेल की क्वांटिटी से कम होगी, इसीलिए ऐसा सैंपल आया। बट हमारे तो देखो मेल भी 50 हैं, फीमेल भी 50 हैं और जो चाइल्ड हैं वो भी 50 हैं। तो यहाँ पर बायसनेस हो गई एक तरीके से कि हमने जो मेल हैं उनको तो 10 लिया और फीमेल को हमने 30 ले लिया, और बायसनेस हमें करनी नहीं है। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन है, हेट्रोजिनस पॉपुलेशन है जिसमें सभी हैं, बच्चे भी, बड़े भी, मेल भी, फीमेल भी, उस हेट्रोजिनस पॉपुलेशन में से हम पहले होमोजिनस ग्रुप्स बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेटा, ठीक है। एक पॉपुलेशन है, ये पूरी पॉपुलेशन है, यहाँ पर बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, मेल भी हैं, ठीक है, फीमेल भी हैं, मतलब हर तरह का पर्सन है। अब इससे आप क्या करोगे, पहले आप होमोजेनस ग्रुप बना लोगे। एक ग्रुप आपने बनाया सिर्फ मेल का, एक ग्रुप आपने बनाया फीमेल का, और एक ग्रुप बनाया आपने छोटे बच्चों का, चाइल्ड का। 3 आपने ग्रुप बना लिए, तो हर एक ग्रुप में सेम होंगे। इस ग्रुप में सारे मेल होंगे, इस ग्रुप में सारे फीमेल होंगे और इस ग्रुप में सारे चिल्ड्रन होंगे, सारे बच्चे होंगे। ऐसे आपने इस हेट्रोजिनस पॉपुलेशन में से होमोजिनस ग्रुप्स बना लिए और उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा। अब ये जो आपने होमोजिनस ग्रुप्स बनाए हैं उनसे आप अपना सैंपल लेते हो एंड अ सैंपल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। इनसे ले लोगे आप 10, 40 मान लीजिए, इनसे भी आप 40 ले लोगे और इनसे भी आप 40 ले लोगे। इस तरीके से आप अपना डेटा कलेक्ट कर लोगे। तो आपने क्या किया, स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटा, पहले स्ट्रेटा बनाए, स्ट्रेटा यानी कि होमोजिनस ग्रुप्स।
ये हमारी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन थी। इसमें से आपने क्या किया, पहले विमेन का एक ग्रुप बना लिया और जो मैन है उनका एक ग्रुप बना लिया, एक चिल्ड्रन का ग्रुप बना लिया, होमोजीनस ग्रुप बना लिया जिससे हम स्ट्रेटा कहते हैं। उसके बाद एक एक ग्रुप से आपने 10-10 या फिर 20-20 या जितने भी आपको चाहिए अपना अपना सैंपल सेलेक्ट कर लिया। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में स्ट्रेटा से आप याद रखोगे कि पहले हम हेट्रोजीनस पॉपुलेशन को होमोजीनस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम उनसे अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या था कि पहले क्या करोगे आप, हेट्रोजीनस को होमोजीनस में बदलोगे, हेट्रोजीनस को होमोजीनस ग्रुप में बदलोगे जिसको आप कहोगे स्ट्रेटा, उससे आप फिर अपना सैंपल कलेक्ट करोगे। कन्फ्यूज़न रहता है इसलिए बार बार समझना ज़रूरी है चीज़ों को ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। अगला है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग की जाती है जब पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आप लॉटरी मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते, आप सभी के नाम की चिट बनाकर भी नहीं डाल सकते, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए। इन क्लस्टर सैम्पलिंग रिसर्चर्स डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स नोन एज क्लस्टर्स। देखो जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तब हमारी की जाती है क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो डिवाइड करता है पूरी पॉपुलेशन को सबसे पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में जिनको कहा जाता है क्लस्टर, ठीक है। दे देन रैंडमली सेलेक्ट अमंग दीज क्लस्टर्स टू फॉर्म अ सैंपल। उसके बाद जो उसने क्लस्टर बनाया है, जो उसने ग्रुप बनाया है, उसके बाद उनसे वो अपना एक रैंडमली एक क्लस्टर या फिर एक जो ग्रुप है उसको चूज़ कर लेगा एज अ सैंपल। क्लस्टर सैम्पलिंग इज अभी मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बिकॉज ये चारों ही टाइप हैं आपके SSSC से याद किया था ना हमने, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है दैट इज ऑफन यूज टू स्टडी लार्ज पॉपुलेशंस पर्टिकुलरली दोज दैट आर वाइडली जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड। यहाँ पर ये छुप गया है थोड़ा, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड यानी कि जो जियोग्राफिकली डिफरेंट होते हैं। तो क्लस्टर सैम्पलिंग का मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। देखिए मान लीजिए आपको स्टडी करनी है, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपको इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर स्टडी करनी है, इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन पर स्टडी करनी है। तो आपकी पॉपुलेशन क्या हुई, इंडिया, क्योंकि आपको इंडिया पर स्टडी करनी है तो आपकी पॉपुलेशन क्या हुई, आपकी पॉपुलेशन हुई इंडिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन को आप स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। तो देखो आप पहले क्या करोगे, ग्रुप्स में डिवाइड करोगे ना, तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, एक स्टेट, 2, 3, 28 स्टेट्स हैं ना, 28, उन सबको आप एक एक नाम दे दोगे, जितने भी स्टेट्स हैं उनको एक नाम दे दोगे। तो ये जो भी नाम है, ये जो आपने स्टेट्स के ग्रुप बनाए हैं, ये क्या हुए आपके क्लस्टर्स। आपने छोटे छोटे क्लस्टर्स में जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं उनको एक लिस्ट बना ली पूरी कि 28 स्टेट्स हैं, ये हो गए सारे स्टेट्स, यानी कि ये हो गए आपके स्ट्रेटा, ठीक है। देखो डिफाइन द पॉपुलेशन, सबसे पहले आपने पॉपुलेशन डिफाइन की जो हुई आपकी इंडिया। उसके बाद आपने क्लस्टर बना लिए, यानी कि आपने क्या किया, आपने स्टेट्स, पूरी इंडिया में से आपने स्टेट्स डिसाइड कर लें कि 28 स्टेट्स हैं। अब ये जो 28 स्टेट्स हैं इनसे आपने रैंडमली 2 या फिर 1 जितना आपको चाहिए आपने सेलेक्ट कर लिया एक स्टेट। मान लीजिए आपने कोई भी राज्य आप ले सकते हो, मान लीजिए आपने यूपी ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यूपी सेलेक्ट कर लिया। तो यूपी क्या हुआ, रैंडमली सेलेक्ट की, क्लस्टर हुआ, एक क्लस्टर हुआ। पहले आपने पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड किया, यानी कि इंडिया था, इंडिया को उसके स्टेट्स में डिवाइड किया। उसके बाद जो एक एक स्टेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्लस्टर या फिर छोटा ग्रुप। तो उसमें से फिर उसके बाद आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हो एक क्लस्टर, जैसे कि आपने एक स्टेट सेलेक्ट कर लिया यूपी। अब ये जो यूपी हुआ, ये क्या हुआ आपका, जिससे आपको अपना सैंपल कलेक्ट करना है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम क्लस्टर। आपने यूपी सेलेक्ट किया, अब आपको उस यूपी से आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो, यूपी में आप अपनी स्टडी कर सकते हो। ये तो होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी उसको आपने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसके बाद आपने उनसे फिर रैंडमली अपना डेटा कलेक्ट कर लिया, किसी एक क्लस्टर को रैंडमली चूज करके। अब जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है वो क्लस्टर सैम्पलिंग को इसका अगला स्टेप होता है। यानी क्लस्टर सैम्पलिंग का अगर और ज़्यादा हम बढ़ा दें और ज़्यादा वाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। यहाँ पर हमने क्लस्टर सैम्पलिंग में सिंपली क्या किया था कि इंडिया था, इंडिया को उसके राज्यों में यानी कि स्टेट्स में डिवाइड किया, यानी कि उसके 28 स्टेट्स थे तो वो हमारे हुए क्लस्टर्स, यानी छोटे छोटे ग्रुप बनाए।
उसके बाद वो जो हमने क्लस्टर बनाया उससे एक चूज़ कर लिया और उसी से हम अपना सैंपल हमने उसको मान लिया और उसी से हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप इसको और ज़्यादा बढ़ा देते हो। कैसे करते हो कि सबसे पहले था इंडिया से आपने स्टेट सेलेक्ट की, स्टेट से आपने एक सेलेक्ट कर ली स्टेट यूपी, ठीक है। अब उसके बाद पूरी यूपी पर आप स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा राज्य है। तो आप क्या करोगे, उस यूपी में से एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे, D4 डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ी हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट पर भी आप नहीं कर सकते स्टडी अपनी, तो आप क्या करोगे, उस डिस्ट्रिक्ट के जो विलेजेस हैं उनको चुन लोगे, ठीक है। उनको चुन लोगे और फिर उनसे अपना स्टडी करोगे, अपना डेटा कलेक्ट करोगे जो आपने विलेजेस चुने हैं। अब विलेजेस भी अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, कोई एक विलेज चुन सकते हो या फिर विलेज के बाद भी जो मोहल्ले होते हैं वो और छोटे लेवल पर होते हैं, उस तरीके से आप ऐसे ही बढ़ सकते हो आगे। तो उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। यहाँ पर स्टेजेस कम थी क्लस्टर में, लेकिन यहाँ पर स्टेजेस ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा स्टेप हो जाएंगे, इसीलिए उसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहा जाता है। आई होप आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। बस इतना याद रखना है आपको कि सबसे पहले पॉपुलेशन जब बड़ी होती है तब हम करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो सबसे पहले आप अपनी पॉपुलेशन डिसाइड करोगे, उसके बाद उस पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करोगे जिसको हम कहते हैं क्लस्टर। उसके बाद उन क्लस्टर्स में से रैंडमली आप अपना कोई भी क्लस्टर चूज़ कर लोगे, कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर लोगे और फिर उससे आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे। वो एज अ सैम्पल काम करेगा आपकी रिसर्च के लिए, ओके। तो जो क्लस्टर सैम्पलिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जो हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग था उसमें हमने क्या किया था, होमोजीनियस ग्रुप बनाए थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमने हेट्रोजीनस पॉपुलेशन में से होमोजीनस ग्रुप बनाए थे, एक ग्रुप बना लिया था मेल का, एक फीमेल का, एक चिल्ड्रन का। यहाँ पर जो हमारे ये क्लस्टर होते हैं ये खुद हेट्रोजीनस होते हैं, ये आपको याद रखना है, बिकॉज जो आपका यूपी है उसमें हर तरह के लोग होंगे, ठीक है, जो आपका एक स्टेट है। तो ये जो क्लस्टर होते हैं ये खुद हेट्रोजीनस होते हैं, इतना आप याद रखना। स्ट्रेटिफाइड में जो ग्रुप हमने बनाए थे वो थे होमोजीनस, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, ये हेट्रोजीनस। अब आगे हम देखते हैं, ये आप हिंदी में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर आप लोगों को शेयर कर दूंगी। अब हम देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी जिसमें कि हर एक यूनिट के चूज़ किए जाने के चांसेस नहीं होते, हर एक यूनिट के सिलेक्शन के चांसेस नहीं होते, उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। उसका जो पहला टाइप है वो है पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसको जजमेंटल सैम्पलिंग या फिर सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। सब्जेक्टिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग ये इसके दूसरे नाम हैं पर्पसिव सैम्पलिंग के। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग ऑल्सो नोन एज जजमेंट सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द रिसर्चर यूजिंग देयर एक्सपर्टाइज टू सेलेक्ट अ सैम्पल दैट इज मोस्ट यूजफुल टू द पर्पसेज ऑफ द रिसर्च। जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करता है, अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है, किस चीज़ के लिए, अपना सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। कैसा सैंपल वो सेलेक्ट करेगा, जो कि बहुत यूजफुल होगा उसके रिसर्च के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। हमने पहले ही जाना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है, तो ये तो आपको याद रखना ही है कि पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग भी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक रिसर्चर है, यानी कि मैं मान लीजिए मैं स्टडी करना चाहती हूँ, जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया, मैं जानना चाहती हूँ कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं मुझे ये देखना है कि वो जंक फूड ज़्यादा प्रीफर करते हैं या फिर फास्ट जो हेल्दी फूड हैं उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ये मुझे अपनी स्टडी करनी है। तो मेरी रिसर्च का पर्पस क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स पर स्टडी करना। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल्स में जाऊँगी या फिर मैं कहीं और जाकर अपना डेटा कलेक्ट करूँगी, मेरा जो पर्पस है मैं उसके अकॉर्डिंग अपना सैंपल सेलेक्ट करूँगी। मैं इस कॉलेजेस में जाऊँगी और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनसे अपना डेटा कलेक्ट करूँगी। यानी कि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से अपने सैंपल को सेलेक्ट करना है, जो भी उसकी अपना रिसर्च का पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए। तो अगर मुझे कॉलेज स्टूडेंट्स पर स्टडी करनी है, उनके फूड हैबिट्स को जानना है, तो मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के पास जाऊंगी और उनसे अपना डेटा कलेक्ट करूंगी। यानी कि मेरी रिसर्च का पर्पस क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स पर स्टडी करना। तो बाकी के स्कूल स्टूडेंट्स के चांसेस नहीं है सेलेक्ट होने के, ठीक है। तो पर्पसिव सैम्पलिंग क्या हुआ, अपने पर्पस के हिसाब से और अपनी रिसर्चर अपनी एक्सपर्टाइज अपनी जजमेंट के हिसाब से अपने सैंपल को सेलेक्ट करता है ताकि उसकी रिसर्च का पर्पस
पूरा हो सके, और ऐसा सैंपल जो कि उसके रिसर्च के पर्पस के लिए बहुत यूजफुल हो, उसी को वो सेलेक्ट करेगा, उसी से अपना डेटा गैदर करेगा। तो ये हुआ पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसको आप नाम से कनेक्ट करके याद रखना कि रिसर्चर अपने पर्पस के हिसाब से अपने सैंपल को चुनता है और उनसे अपना डेटा जाकर कलेक्ट करता है। अगला है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है ना, इसको भी आप नाम से ही पता लगा, नाम से ही याद रखना। कन्वीनियंट यानी कि कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है, सुविधाजनक। कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर रिसर्चर यूज सब्जेक्ट्स हु आर इजीली असेसेबल, ये है इसका कीवर्ड, एंड आर इजी टू कॉन्टैक्ट। इट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी और अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसको हम हिंदी में सुविधाजनक, कन्वीनियंस का मतलब आप सभी को पता है सुविधाजनक होता है, तो रिसर्चर अपनी सुविधा के हिसाब से अपने सैंपल को जब सेलेक्ट करता है, अपनी सुविधा के हिसाब से मतलब ऐसे लोगों से वो अपना डेटा कलेक्ट करता है, ऐसे लोगों को वो अपना सैंपल चुनता है, सेलेक्ट करता है जो इजीली एसेसिबल हों, यानी कि जिन तक वो आसानी से अपनी पहुंच बना सके, जिनके पास आसानी से जाकर अपना डेटा कलेक्ट कर सके, जिनसे इजीली वो कांटेक्ट कर सके। इसीलिए इसको अपॉर्चुनिटी या अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि कॉलेज स्टूडेंट्स पर स्टडी करनी है, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स पर अगर आपको स्टडी करनी है तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या होगा कि आप मेरठ में रहते हो तो आप मेरठ के ही जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं या फिर स्कूल्स पे आपको स्टडी करनी है, तो स्कूल्स या फिर कॉलेजेस आप मेरठ के और अपने एरिया के ही चूज़ करोगे, जहाँ पर आप रहते हो वहीं के स्कूल्स या फिर कॉलेज आप चूज़ करोगे अपनी रिसर्च में एज अ सैम्पल। तो इजीली एसेसिबल यानी कि आपकी सुविधा के हिसाब से जो आप सैंपल आसानी से कलेक्ट कर सको, वहाँ पर अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो वो होगा आपका कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जिनसे आप इजीली कांटेक्ट कर सको, जिनसे इजीली आप डेटा कलेक्ट कर सको उनसे जाके बात करके। तो देखो यहाँ पर ये है रिसर्चर, इसके पास में जो जो लोग थे, जो इसके करीब थे, जिनसे ये आसानी से बात कर सकता है, जिनके पास आसानी से जाके अपना डेटा कलेक्ट कर सकता है, उनको रिसर्चर ने चुन लिया अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार। वो होता है हमारा कन्वीनियंट सैम्पलिंग। और क्योंकि हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबके चुने जाने के चांसेस नहीं होते और यहाँ पर बायसनेस भी होती है, बिकॉज देखो इनके तो चांसेस रहे ही नहीं, जो दूर थे वो तो उनका तो कोई चांसेस ही नहीं है सिलेक्शन का। तो ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। अगला है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसको भी आपको नाम से याद रखना है। कैसे याद रखना है मैं आपको अभी बताऊंगी। स्नोबॉल, स्नोबॉल तो आप सभी समझते हो, बर्फ का गोला, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव और स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग कब की जाती है, जब रिसर्चर स्टडी करना चाहता है एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर। कोई स्पेसिफिक या फिर एक्सट्रीमली सब्जेक्ट पर अगर स्टडी करना चाहता है रिसर्चर, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन दैट केस द पॉपुलेशन इज़ हार्ड टू एक्सेस, क्योंकि ऐसे केस में पॉपुलेशन को एक्सेस करना, पता लगाना कि हमारी पॉपुलेशन हमें कहाँ मिलेगी, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सेंसिटिव सब्जेक्ट है, ठीक है। इसीलिए इनिशियली ए स्मॉल सैम्पल इज चूजन, इसीलिए स्टार्टिंग में एक स्मॉल सैम्पल चूज किया जाता है। देन दिस सेलेक्टेड सैम्पल यूनिट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग मोर यूनिट्स। पहले हमने एक अपना छोटा सैम्पल सेलेक्ट किया, फिर उस सैम्पल से जाके हम बात करेंगे और वो फिर दूसरे लोगों के बारे में हमें बताएगा, तो हम दूसरे लोगों से जाके फिर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियली एक स्मॉल सैम्पल आपने चुना, कुछ लोगों को आपने चुन लिया, फिर उनसे आप बात करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको हेल्प मिलेगी उनसे बात करके दूसरे लोगों को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि सेंसिटिव केस है, एकदम से तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकती। एंड ये प्रोसेस जो है कि पहले आपने एक से पूछा, उसने फिर दूसरों के बारे में बताया, आप वहाँ गए, फिर उन्होंने और बताया, तो फिर आप वहाँ गए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है टिल दिस सैम्पल इज स्मॉलर देन द रिक्वायर्ड साइज। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आपको अपना जो रिक्वायर्ड सैंपल है वो नहीं मिल जाता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको चेन और रिफरल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। क्यों, तो देखो एक पर्सन के पास आप गए, उसने 2 लोगों के बारे में आपको बताया, ठीक है। फिर उसके पास आप गए, उसने 3 लोगों के बारे में आपको बताया। इस तरीके से ये एक चेन सैम्पलिंग है जो कि चलती रहती है, ठीक है। एक पहले आप क्या करोगे, स्मॉल सैंपल चूज करोगे। सबसे पहले आप एक स्मॉल सैंपल चूज करोगे, ये आपने चूज कर लिया। उसके बाद वो बाकी लोगों के बारे में बताएगा, आप वहाँ जाओगे, फिर वो और दूसरे लोगों के बारे में बताएगा। तो जैसे स्नोबॉल होती है ना,
बर्फ़ का गोला होता है, हाथ में होता है, जितना आप उसमें बर्फ़ रखते जाओगे वो इतना ही बड़ा होता जाएगा। उसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है कि पहले हम एक पर्सन चुन लेते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, यानी कि जिन पर एसिड अटैक हो चुका है, उन पर आपको स्टडी करनी है। तो ये सेंसिटिव केस है, एकदम से तो आपको पता नहीं चलेगा, एक लिस्ट तो जारी नहीं करता इंडिया की ये एसिड अटैक के से पीड़ित लोग हैं, आपको खुद से जाके काम करना होगा। तो आप पहले किसी एक पर्सन को चुन लोगे जो उसके बारे में जानता है या फिर जिसके साथ ये हादसा हुआ है। ठीक है, आपने एक स्मॉल सैंपल चुन लिया, एक पर्सन चुन लिया आपने या 2 पर्सन चुन लिए, उसके बाद वो बाकी के लोगों के बारे में आपको बताएंगे। तो आप उनके पास जाओगे, उनसे डेटा कलेक्ट करोगे, फिर वो और बाकी के बारे में बताएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपको अपना रिक्वायर्ड साइज़ नहीं मिल जाता अपने सैंपल का। उसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी कि एक पर्सन के आप पास जाओगे, रिसर्चर है ये पहले इसने एक छोटा सैंपल चुन लिया, अब इसने बाकी लोगों की जानकारी दी, ठीक है, तो फिर वहाँ से आप जाकर जानकारी लोगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे स्नोबॉल होती है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप नाम से चीज़ों को कनेक्ट करोगे ना तो आपको याद रहेगा। स्नोबॉल का मतलब आपको मैं समझा चुकी हूँ, और आई थिंक स्नोबॉल सैम्पलिंग भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग का उपयोग तब किया जाता है जब शोधकर्ता किसी अत्यंत संवेदनशील या विशिष्ट विषय का अध्ययन करना चाहता है। उस स्थिति में आबादी तक पहुंचना बहुत कठिन है, इसीलिए प्रारंभ में एक छोटा नमूना चुना जाता है और फिर चयनित नमूना या इकाइयाँ अधिक इकाइयों की पहचान करने में, यानी कि दूसरे और जो उस चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं उनको ढूंढने में, उन तक पहुंच बनाने में मदद करती हैं। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि जो आपका सैंपल है वो आवश्यक आकार का छोटा ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसको चैन या रिफरल सैम्पलिंग भी कहा जाता है, यानी कि एक पर्सन से आप मिले, वो दूसरे को रिफ़र करेगा, फिर उससे आप बात करोगे, फिर वो तीसरे को रिफ़र करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग, जिसको डायमेंशनल सैम्पलिंग भी कह देते हैं। Quota sampling is a non-probability sampling method that relies on the non-random selection of predetermined number or proportion of units। ये लाइन आपको याद रखनी है। कोटा का मतलब पहले ही, कोटा का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरीके से जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है ना, कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हो, या फिर रिजर्वेशन दिया जाता है एज के मामले में, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ना, जैसे ऐसे ही आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो रिजर्वेशन का मतलब पहले से ही तय कर दिया जाता है कि इतने % हमें ये लोग लेने, इतने % हमें ये लोग लेने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोटा में होता है। कोटा में क्या होता है, पहले से ही प्री डिटरमाइंड नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट्स, पहले से ही तय कर लिया जाता है कि कितना प्रोपोर्शन हमें मेल का लेना है, कितना प्रोपोर्शन फीमेल का, कितना चिल्ड्रन का, या जो भी आपकी पॉपुलेशन है वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है इसमें। और उसको क्या कहते हैं, हम कोटा कहते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू फर्स्ट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स। आपकी पॉपुलेशन क्या थी, हेट्रोजिनस पॉपुलेशन, क्या थी, हेट्रोजिनस। और उसको पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, उसको आप पहले होमोजिनस ग्रुप्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। हेट्रोजिनस पॉपुलेशन थी, आपने एक होमोजिनस ग्रुप बनाया एडल्ट मेल का, एक होमोजिनस ग्रुप बनाया आपने एडल्ट फीमेल का, एक बनाया चिल्ड्रन का, 3 आपने होमोजिनस ग्रुप बना लिए। तो सबसे पहले, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि एक दूसरे से ये अलग हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा। इसीलिए जो कोटा सैम्पलिंग है उसको स्ट्रेटिफाइड के सिमिलर माना जाता है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी हम क्या करते हैं, पहले हेट्रोजिनस पॉपुलेशन में से होमोजिनस ग्रुप्स बना लेते हैं एंड देन अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से कोटा सैम्पलिंग में जो हेट्रोजिनस पॉपुलेशन होती है उसको आप पहले होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, जिसको आप कहोगे स्ट्रेटा, ठीक है। और जो आपने डिसाइड किया कि मुझे इतना प्रोपोर्शन मेल का लेना है, इतना फीमेल का लेना है, ये जो प्री डिटरमाइंड नंबर है उसको आप कहते हो कोटा, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया। उसके बाद आप, जब आपने ये बना लिए, उसके बाद आप रिक्रूट करते हो सैंपल यूनिट को, ठीक है, अंटिल यू रीच योर कोटा। उसके बाद आप इनसे अपना सैंपल ले लेते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, उन पर आपको स्टडी करनी है। किसी एक स्कूल में या क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और वो हेट्रोजिनस हैं, तो पॉपुलेशन क्या हुई आपकी 100 स्टूडेंट्स, और वो पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजिनस। तो कोटा सैम्पलिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेट्रोजिनस को होमोजिनस बनाते हैं। हेट्रोजिनस पॉपुलेशन थी, 100 स्टूडेंट्स थे, 3 बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स थे, एक थे आर्ट, एक साइंस और एक कॉमर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो ये हेट्रोजिनस पॉपुलेशन है हमारी 100 की। हमने होमोजिनस ग्रुप बनाए, जो आर्ट के स्टूडेंट्स थे हमने उनका एक ग्रुप बनाया जो कि 60 स्टूडेंट्स थे। फिर हमने साइंस के स्टूडेंट्स अलग किए, उनका एक ग्रुप बनाया 20 का।
और उसके बाद जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट थे 20 स्टूडेंट थे उनका एक अलग ग्रुप बना लिया। तो ये हमने क्या कर लिया, होमोजेनस ग्रुप बना लिया। हेट्रोजेनस पॉपुलेशन से हमने होमोजेनस ग्रुप बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि प्री डिटरमाइंड जो होता है हमारा पहले से ही प्री डिटरमाइंड प्रिपोर्शन हम चूज़ कर लेता है रिसर्चर कि इतना मुझे लेना है। अब 10% लिया जाएगा इनसे। इतना आपको याद रखना है कि कितनी भी पॉपुलेशन है, जब आपने सेम ग्रुप बना लिए हैं, होमोजेनस ग्रुप बना लिए हैं, तो हर एक ग्रुप से आप सेम प्रिपोर्शन में अपना सैंपल लोगे। ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे कर दो, प्रिपोर्शन हमेशा सेम रहना चाहिए। आर्ट स्टूडेंट अगर 60 हैं तो उसका भी आप 10% लोगे, साइंस के अगर 20 हैं उसका भी 10%, कॉमर्स के हैं तो उसका भी आप 10% लोगे। हेट्रोजेनस से होमोजेनस ग्रुप बनाए, उसके बाद सेम प्रिपोर्शन जो कि पहले से ही आपने कोटा दे रखा है, डिसाइड कर लिया है रिसर्चर ने, वो आपने लगाया। उसके बाद आर्ट के जो 60 स्टूडेंट थे उसका 10% कितना हुआ 6, साइंस के 20 थे उसका 10% कितना हुआ 2, कॉमर्स के 20 थे उसका 10% कितना हुआ 2। तो आपको 10 का सैंपल चाहिए था तो ये 10 का सैंपल आपको मिल गया और प्रिपोर्शन भी सेम रहा। तो ये समझ आया आपको कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है। पहले ही हम कोटा डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 10% लेने हैं आर्ट के, 10% स्टूडेंट लेने हैं हमें आर्ट साइड के, साइंस के भी 10%, कॉमर्स के भी 10%, पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, सैंपल हमें चाहिए था 10 का, पॉपुलेशन है हमारी हेट्रोजिनस 100 की, तो हमने हेट्रोजिनस से होमोजिनस ग्रुप्स बनाए, पहले ये 3 ग्रुप बनाए और उसके बाद इनसे 10% लिया, तो टोटल कितना हुआ 10 सैंपल। तो ये होता है आपका कोटा सैम्पलिंग, जो कि एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। इसको आप हिंदी में भी अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये डिसाइड कर लिया पहले ही कि इतने मेल लेने हैं, इतने फीमेल लेने हैं, इतने चिल्ड्रन, पहले से ही डिसाइड कर लिया। उसी तरीके से ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाइए आप लोग, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।